Hello students, good morning. I hope you all will be fine. Students, as we all know, we are studying the chapter Forest and Wildlife Resources. In previous chapter, you had read about resources. बच्चों, पिछले चैप्टर में आपने रिसोर्सेज के बारे में पढ़ा था. इस चैप्टर में आप फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्स के बारे में पढ़ रहे हैं. इससे पहले मैंने आपको क्या क्या बताया. आपको मैंने बताया बायोडाइवर्सिटी क्या होता है या फिर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी क्या होता है. वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू पॉइंट है ये, जो कि एग्ज़ाम में पूछे जाने की पूरी उम्मीद रहती है यहाँ से. तो आप इसको ज़रूर पढ़ लें कि बायोडाइवर्सिटी क्या होता है, और इसको मैंने आपको समझाया है, आपको नोट्स बनवा दिए हैं. आप पिछले वीडियोस में जाकर भी इसको चेकआउट कर सकते हैं बच्चों. उसके अलावा भी देखिए फ्लोरा फाना क्या होता है, चीज़ें मैंने आपको समझा दी हैं, और भी जितने नोट्स थे वो मैंने आपको बता दिए हैं बच्चों. इस चीज़ में मैंने आपको यहाँ पे इस चैप्टर में फोकस मेनली फॉरेस्ट्स पे किया गया है. ठीक है, तो फॉरेस्ट से बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स विच कैन बी आस्क्ड इन एग्ज़ाम एंड विच इज़ नेसेसरी फॉर योर नॉलेज एज वेल. आप उनको अच्छे से पढ़ लीजिए, समझ लीजिए. देखिए बच्चों, हमने आपको कुछ स्पीसीज़ के बारे में भी बताया था. ठीक है, आज हम लोग बात करेंगे. देखिए बच्चों, हमने उस दिन पढ़ा था कि हमारा जो फॉरेस्ट है वो लगातार डिग्रेड होता जा रहा है, वो वैनिश होता जा रहा है. जो हमारे फॉरेस्ट हैं वो वैनिश यानी ख़त्म होते जा रहे हैं. ऐसी क्या वजह है कि हमारे स्पीसीज़ धीरे धीरे, देखो बच्चों, फ्लोरा हो चाहे फौना हो, चाहे पेड़ पौधे हों चाहे जानवर हों, धीरे धीरे ग्रेजुअली ख़त्म होते जा रहे हैं बच्चों. एक डेटा मैंने आपको पिछली बार दिया था पिछली वीडियो में कि किस रफ्तार से ख़त्म हुए हैं. अब बच्चों, क्या इसके लिए यहाँ पे क्वेश्चन बनता है, क्या कॉलोनियल फॉरेस्ट पॉलिसीज़ इसके लिए जिम्मेदार हैं. अब बच्चों, कॉलोनियल फॉरेस्ट पॉलिसीज़ क्या होती है. एक बात बताइए मुझे, आपने देखा होगा अक्सर कि कुछ लोग कहीं कहीं पर कुछ अलग प्रकार की खेती करते हैं, कुछ अलग किस्म की खेती करते हैं, कुछ एक स्पेसिफिक स्पेसीज़ की खेती करते हैं, या फिर कुछ स्पेसिफिक प्लांट्स वगैरह लगा देते हैं. आपने देखा होगा. उससे क्या होता है बच्चों, वहाँ पर केवल एक स्पेसिफिक ही चीज़ें उग पाती हैं, बाकी चीज़ें जो नेचुरल ग्रोथ होती हैं वो रुक जाती हैं. तो क्या ये एक कहीं ना कहीं बड़ी वजह है कि हमारा जो नेचुरल स्पेसीज़ हैं, जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, वो रुक गई हैं. ठीक है, अब देखिए कुछ हमारे जो इन्वायरमेंटल एक्टिविटीज़ है वो कहते हैं कि कुछ फेवर्ड स्पीसीज़ के चलते, उनको प्रमोशन के चलते हमने क्या किया है, हमारे जो नेचुरल प्लांटेशन है उनको हमने रोक दिया है बच्चों. ये कहना है कुछ इन्वायरमेंटल एक्सपर्ट्स का. कहते हैं कुछ फेवर्ड स्पीसीज़ को चलाने के, को प्रमोट करने के चक्कर में. जैसे मान लीजिए एक मैं एग्जांपल देता हूँ. कुछ प्लांट्स आते हैं, जैसे कि आपका एलोवेरा ले लीजिए. तो एलोवेरा की खेती होती है, तो उस चक्कर में क्या होता है, वहाँ के आसपास जितने दूसरे नेचुरल प्लांटेशन होते हैं वो सारे ही स्टॉप हो जाते हैं, उनकी ग्रोथ स्टॉप हो जाती है. तो ऐसे में बच्चों कहीं ना कहीं उसका एक स्पीसीज़ को बढ़ाने के चक्कर में हम तमाम स्पीसीज़ को ख़त्म कर रहे हैं. क्या यह एक वजह हो सकती है. अब ये तो आगे पढ़ेंगे, हम समझेंगे. ठीक है, देखेंगे, और हम यहाँ से इसको समझने की कोशिश इस तरह से करते हैं. देखिए बच्चों, यहाँ से समझने की कोशिश कीजिए. देखिए फॉरेस्ट पे क्या असर पड़ा हुआ है. लार्ज स्केल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट हैव आल्सो कंट्रीब्यूटेड सिग्निफिकेंटली टू द लॉस ऑफ फॉरेस्ट. अब देखिए बच्चों, जो प्रोजेक्ट हैं लार्ज स्केल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, बच्चों प्रोजेक्ट क्या होते हैं. प्रोजेक्ट ऐसी चीज़ें होती हैं जो फ्यूचर को ध्यान में रखते हुए बनाने की सोची जाती है. जैसे मान लीजिए हमने प्रोजेक्ट बनाया कि हमको यहाँ पे कुछ एक मान लीजिए डैम बनाना है, या फिर यहाँ पे हमको एक जू बनाना है, या एक प्रोजेक्ट है कि हमको यहाँ पे वैली बनाना है. ठीक है, या यहाँ पे पावर हाउस बनाना है, सब स्टेशन बनाना है. ऐसी चीज़ों को, या बिल्डिंग या इंडस्ट्री क्रिएट करनी है, ऐसा कोई प्रोजेक्ट रहता है. या फिर मान लीजिए कुछ कंस्ट्रक्शन करना है, बिल्डिंग बनानी है, कुछ भी हो बच्चों. तो ऐसे चक्कर में क्या होता है, सबसे पहले जो दिक्कत आती है वो ये होती है कि पेड़ों को काटना शुरू किया जाता है. बच्चों आपने देखा होगा, रोड का प्रोजेक्ट होता है तो पेड़ काटना शुरू कर दिया जाता है. इस चक्कर में बच्चों क्या हुआ है, 1951 से, ये फैक्ट, ये डेटा आप याद रखिएगा कि 1951 से लगभग 5000 स्क्वायर किलोमीटर फॉरेस्ट को कट कर दिया गया. क्यों? जस्ट बिकॉज रिवर वैली प्रोजेक्ट वॉज अप्रोचिंग. ठीक है, तो बच्चों रिवर वैली प्रोजेक्ट है, नदी की जो घाटियाँ जो प्रोजेक्ट है उनको बनाना था, इस चक्कर में 5000 स्क्वायर किलोमीटर का फॉरेस्ट कट कर दिया गया था. ये अच्छी बात नहीं है बच्चों. इसी तरह से प्रोजेक्ट नर्मदा सागर बनाने के लिए, नर्मदा नदी से निकलने वाला एक सागर, आर्टिफिशियल एक लेक बनाने के लिए हमने क्या किया मध्य प्रदेश में बच्चों, लगभग 40,000 हेक्टेयर का फॉरेस्ट हमने ख़त्म कर दिया था.
आप समझ सकते हैं कि हमने प्रोजेक्ट को बनाने के लिए कितने कितने चीज़ों को फॉरेस्ट को कट किया। ये हमारा कहीं ना कहीं कॉलोनियल जो हमारा डेवलपमेंट जो होता है बच्चों, ये जिम्मेदार ज़रूर है इसमें। इस चीज़ को हम समझ सकते हैं कि हाँ, इस पर असर पड़ रहा है बच्चों। दूसरा एक बहुत बड़ा असर है माइनिंग का, खुदाई जो होती है बच्चों, ठीक है, जो रिसोर्सेज को निकालने के लिए जो खुदाई की जाती है, ठीक है, वो भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। जैसे कि बक्सा टाइगर रिजर्व वेस्ट बंगाल में है, ठीक है, सीरियसली थ्रेटेंड बाय द ऑनगोइंग डेलोमाइट माइनिंग, ठीक है, एक टाइगर रिजर्व है। रिजर्व क्या होता है अभी मैं आगे पढ़ाऊंगा आपको। सुरक्षित रखी जाती हैं जो हमारे रिसोर्सेस हैं, उनको प्रिजर्व करके रखा जाता है, जहाँ पे उसको रिजर्व बोलते हैं। तो ऐसे में बंगाल में जो बक्सा टाइगर रिजर्व है वो खतरे में आ चुका है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर लगातार डेलोमाइट नाम की एक मेटल की खुदाई होती रहती है बच्चों यहाँ पर। इससे वहाँ के बहुत सारे स्पीसीज खतरे में आ गए हैं और बहुत सारे तो मर गए, जो कि एक्सटिंक्ट हो चुके हैं सिर्फ माइनिंग की वजह से। तो आपने दो चीज़ें पढ़ी, एक तो प्रोजेक्ट्स जो हमारे होते हैं, लार्ज स्केल जो प्रोजेक्ट होते हैं जो बड़े स्तर पे किए जाते हैं, उस चक्कर में फॉरेस्ट और दूसरे फ्लोरा फाना हमारे नुकसान पहुंचाते हैं। उसके अलावा बच्चों क्या होता है, माइनिंग भी एक बड़ा इशू है, ठीक है। इस तरह से और भी चीज़ें हैं जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज को डिग्रेड करती जा रही हैं, ख़त्म करती जा रही हैं, एक्सटेंड करती जा रही हैं, चाहे फ्लोरा हो चाहे फाना हो। बहुत सारी स्पीसीज़ ख़त्म हो चुकी हैं। क्यों? उसके अलावा बच्चों अगर आपने देखा होगा कि टावर वगैरह लग रहे होते हैं, चाहे टीवी टावर हो, मोबाइल टावर हो, कोई भी नेटवर्क टावर हो, उसकी वजह से बर्ड की स्पीसीज़ लगातार ख़त्म होती जा रही हैं। तो डेवलपमेंट कहीं ना कहीं सीधा असर डालता है हमारे, या जो टेक्नोलॉजीज़ हैं सीधा असर डालती हैं किस पे, हमारे स्पीसीज़ पे। नेचुरल स्पीसीज़ को डिस्ट्रॉय करने में टेक्नोलॉजीज़ का एक बहुत बड़ा हाथ है। तो इसमें ये क्वेश्चन तो बिल्कुल ऑब्वियस है कि क्या जो कॉलोनियल डेवलपमेंट है, जो पॉलिसीज़ है, वो डिस्ट्रॉय कर रही हैं? हाँ, तो बिल्कुल कर रही हैं। आप आंसर लिख सकते हैं, यस, दे आर डिस्ट्रॉइंग आवर नेचुरल रिसोर्सेज एज वेल एज फ्लोराज एंड फानास। ओके, तो ये आप राइट कर सकते हैं, हाँ ये बिल्कुल कर रहे हैं। इसमें कोई दो बात नहीं हो सकती, ये आर्गूमेंट नहीं बनता इस पर। उसके अलावा बच्चों देखिए यहाँ पे एक है हिमालयन यू। बच्चों हिमालयन यू क्या होता है? हिमालयन यू एक 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 बच्चों प्लांट है, एक ट्री है, जिसमें एक मेडिकल प्लांट है, जिसमें एक दवा पाई जाती है, एक बच्चों कंपाउंड पाया जाता है, उसको बोले टैक्सोल। चलिए मैं आपको फिगर दिखाता हूँ उसका, तब आपको क्लियर हो जाएगा। स्टूडेंट्स, ये वो प्लांट है, ठीक है, ये वो प्लांट है, इसको हिमालयन यू बोलते हैं, हिमालयन यू। अभी मैं आपको केमिकल नेम भी बताऊंगा, इसका साइंटिफिक नेम भी बताऊंगा। इसमें टैक्सोल नाम का, ये देखिए बच्चों, ये जो आप फ्रूट देख रहे हैं, इसमें टैक्सोल नाम का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट केमिकल कंपाउंड पाया जाता है, जो कि कैंसर को ट्रीट करने में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। और वो टॉक्सल क्या ये देखिए टैक्सोल जो है बच्चों, यही है वो इंजेक्शन, वो केमिकल कंपाउंड जो उस पेड़ से निकाला जाता है। अब इसको निकालने के लिए बच्चों, इस टैक्सोल को निकालने के लिए, इस केमिकल कंपाउंड को निकालने के लिए इतने हिमालयन यूज़ काट दिए गए हैं, जो कि नेचुरली हमारा एक समझ लीजिए धरोहर था बच्चों, उसको कट कर दिया जाता है, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ इसको निकालने के लिए। तो ऐसे में ये तो क्लियर हो गया कि टेक्नोलॉजीज़ होंगी या साइंटिफिक रिसर्च होंगे, ये सारी चीज़ें क्या करेंगी, हमारे जितने भी नेचुरल जो रिसोर्सेस हैं उनको डिस्ट्रॉय करने में इनका बहुत बड़ा हाथ तो है ही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो बच्चों इसको निकालने के लिए देखिए, इस पेड़ को हम लोग टैक्सस वेलुचियाना भी बोलते हैं। इसका आप नाम याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे पूछा सकता है कि टैक्सोल नाम का जो नेचुरल केमिकल कंपाउंड है वो किसमें मिलता है। तो आप बताएंगे कि टैक्सस वेलचिना या हिमालयन यू नाम के पेड़ से मिलता है। ये कहाँ पाया जाता है बच्चों? तो ये हिमाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है, ठीक है, ये आप याद रखेंगे। और ये किस चीज़ के लिए ये उपयोगी है? तो ये कैंसर को ट्रीट करने में लाया जाता है यूज में। और ये सबसे बड़ा, ठीक है, बिगेस्ट सेलिंग एंटी कैंसर ड्रग है दुनिया में, यानी कैंसर का सबसे बड़ा इलाज इसी से होता है दुनिया भर में। तो जाहिर है कि इसके लिए पेड़ों को काटना बनता है, लेकिन ये कहीं ना कहीं हम लोग एक तरफ से जान तो बचा रहे हैं दूसरों की, लेकिन जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, जो नेचुरल फ्लोरा फाना है, उनको हम डिस्ट्रॉय भी लगातार करते जा रहे हैं, ठीक है, अपने यूज के लिए, अपने फ़ायदे के लिए। तो ये जो बच्चों कॉलोनियल जो पॉलिसीज़ हैं, जो डेवलपमेंट हो रहा है, उससे डिस्ट्रॉय तो हुआ है, इसमें दो क्वेश्चन तो नहीं बनता, ठीक है। अब देखिए बच्चों, और भी क्या क्या वजह हैं जिसकी वजह से हमने अपने नेचुरल रिसोर्सेज को लॉस पे रख रहे हैं, डिक्लाइन हो रहा है, क्या वजह हो सकती है? देखिए बच्चों, हैबिटेट डिस्ट्रक्शन। अब हैबिटेट डिस्ट्रक्शन क्या होता है बच्चों? हैबिटेट डिस्ट्रक्शन मतलब होता है किसी के रहने, मान लीजिए वहाँ पे एक जगह है जहाँ पे लायन रहता है, जिसे हम लोग लेयर बोलते हैं। मान लीजिए लेयर में टाइगर या फिर डेन ले लीजिए।
अब यहाँ पे रहता है, या फॉरेस्ट ही ले लीजिए आप बड़ा सा। अब ऐसे में हम इन फॉरेस्ट को, लेयर को, डेन को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, उनकी रहने की जगह को डिस्ट्रॉय कर देंगे। क्यों? क्योंकि हमको यहाँ पे सड़क बनाना है, जू बनाने हैं, बिल्डिंग्स बनानी है, तो इनके जहाँ पर वो रहते हैं जानवर, उनकी जगह को डिस्ट्रॉय कर देंगे। तो अब वो जो एनिमल्स हैं वो कहाँ चले जाएंगे? वो दूसरी जगह जाने के चक्कर में जाहिर है कि वो मारे जाएंगे, क्योंकि वहाँ पे जो उनका हैबिटेट होगा, जहाँ पे वो रह सकते हैं। हैबिटेट क्या होता है? जहाँ पे उनकी रहने की जगह हो, जहाँ पे वो अपने आप को ज़िंदा रख सकें, उनका उस तरह का एनवायरनमेंट मिल सके। जब उनको उस तरह का एनवायरनमेंट नहीं मिल पाएगा तो वो क्या करेंगे? कहीं बस्ती में चले जाएंगे, या फिर किसी ऐसी जगह पर चले जाएंगे जहाँ पे उनका एनवायरनमेंट नहीं है, और ऐसे में वो इंटेंजर्ड हो जाएंगे, यानी कि खतरे के निशान में आ जाएंगे और धीरे धीरे ख़त्म हो जाएंगे। तो ये एक वजह है कि हमने हैबिटेट डिस्ट्रक्ट कर दिया है, डिस्ट्रॉय किया है। चाहे वो फ्लोरा हो, चाहे फाना हो, पेड़ पौधों को भी, स्पीसीज़ को भी हम लोग ख़त्म कर देते हैं अपने यूज के लिए, डिस्ट्रॉय कर देते हैं। ठीक है बच्चों, उसके अलावा हॉन्टिंग एक बहुत बड़ा, हंटिंग एक, यानी जो हम लोग शिकार खेलते हैं, ये भी बहुत 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 बड़ी वजह है कि हम लोग क्यों जो है डिक्लाइन करते जा रहे हैं अपने नेचुरल रिसोर्सेज को। उसके अलावा बच्चों पोचिंग, पोचिंग क्या होता है बच्चों? पोचिंग एक प्रक्रिया है, जैसे कि मान लीजिए हंटिंग की तरह ही होता है, लेकिन ये इलीगल शूटिंग होता है। यानी कि किसी भी ऐसे एनिमल या फिर प्लांट्स, ट्री को किल कर देना, दूर से ही उसको कट करके अपने घर छुपा कर ले जाना, ठीक है, शूट करके उसको अपने घर ले जाना इलीगल तरीके से, ये कहलाता है बच्चों पोचिंग। इट इज़ अ काइंड ऑफ हंटिंग, एक प्रकार का हंटिंग ही होता है। उसके अलावा बच्चों देखिए ओवर एक्सप्लोटेशन, ये क्या होता है बच्चों? देखिए जब भी हम ज़्यादातर क्या करते हैं बच्चों, एक तो ओवर ग्रेजिंग, आपने पढ़ा होगा, जानवरों को चरा दिया जाए तो उससे सॉइल वगैरह का नुकसान हो जाता है, लैंड का डिग्रेडेशन होता है। उस तरह से ही ओवर एक्सप्लोटेशन होता है, यानी कि जब कोई भी चीज़ ज़्यादा सोखना शुरू कर दे, है ना, सूस जिसे कहते हैं, बहुत ज़्यादा सोखना शुरू कर दे, तो वो होता है ओवर एक्सप्लोटेशन। उसके अलावा बच्चों देखिए एनवायरमेंटल पॉल्यूशन, अब ये तो बहुत बड़ी वजह है, आप सब जानते हैं कि एनवायरमेंट पॉल्यूशन हो रहा है, उसकी वजह से जो नेचुरल स्पीसीज हैं वो लगातार मर रही हैं। चाहे वो बच्चों आप देखिए, चाहे वो वाटर हो, चाहे वो एयर हो पॉल्यूशन हो, वाटर पॉल्यूशन हो, या फिर कुछ और भी पॉल्यूशन हो, सारे तरह के पॉल्यूशन ही क्या कर रहे हैं? डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। ठीक है, अब टेक्निकल जितने भी पॉल्यूशन आप देख पाते हैं, ठीक है, खासकर जो एयर पॉल्यूशन होता है उससे कितने ही स्पीसीज़ मारे जा चुके हैं। तो ये एक बहुत बड़ी वजह है, ठीक है, ये फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से हमारे बायोडाइवर्सिटी में हमारे एनिमल्स, हमारे ट्रीज़, प्लांट्स या फिर जो भी वेजिटेशंस हैं, ये सारे ख़त्म होते जा रहे हैं। ये सारे फैक्टर हैं। आपसे अगर क्वेश्चन पूछ लें कि व्हाट आर द फैक्टर्स बिहाइंड द डिक्लाइन ऑफ आवर बायोडाइवर्सिटी, तो आप इसको लिख सकते हैं कि हैबिटेट डिस्ट्रक्शन हो गया, हंटिंग है, पोचिंग है, ओवर एक्सप्लोटेशन है, एनवायरमेंटल पॉल्यूशन है, ये सारे, या पॉइजनिंग है बच्चों। पॉइजनिंग क्या होता है? देखिए पॉइजनिंग यानी मान लीजिए जैसे कि अब जानवर या कोई भी स्पीसीज, उनमें एयर पॉल्यूशन वगैरह की वजह से उसमें जहर फैल जाता है उनके अंदर, तो वो मारे जाते हैं। ये तो आप सब जानते हैं, ठीक है। तो ये, या फॉरेस्ट फायर, आग लग जाती है अक्सर जंगलों में, ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से। तो ऐसे में क्या होता है, सारे फैक्टर हैं जिससे हमारा बायोडाइवर्सिटी बहुत नुकसान हो रहा है बच्चों, ठीक है। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे एक वजह और भी होती है, ओवर पॉपुलेशन। ये भी एक बहुत बड़ी वजह है, ओवर पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा होगी तो हम जंगलों की तरफ भागना शुरू करेंगे। हमारे पास इंसानों के लिए उतनी बस्ती नहीं होगी कि हम यहाँ रह पाएँ, तो हम जंगलों की तरफ जाएंगे, और जंगलों में जाएंगे तो हम वहाँ के जो जानवर हैं उनको, जो पेड़ पौधे हैं उनको कट कर देंगे। जो जहाँ जानवर रहते हैं, जहाँ पर एनिमल्स रहते हैं, उनकी जो हैबिटेट है उसको हम क्या करेंगे? डिस्ट्रॉय करके हम खुद रहना शुरू कर देंगे वहाँ पे। तो ऐसे में इट इज़ ऑब्वियस कि जो वहाँ पे स्पीसीज़ हैं, चाहे वो फ्लोरा हो, फाना हो, वो डिस्ट्रॉय तो होगी। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है पॉपुलेशन, यानी ओवर पॉपुलेशन भी। पॉपुलेशन तो होना चाहिए, ठीक है, अब अगर जितना हमारे लिए बनाया गया है जगह, उतने में हम रह रहे हैं, ठीक है, लेकिन ओवर पॉपुलेशन होगा तो हम कहाँ भागेंगे? जहाँ एनिमल्स रहते हैं उनके हैबिटेट में घुसेंगे ज़बरदस्ती। जैसे कि आप देखिए मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ एक टाइम पे केवल फॉरेस्ट एरिया हुआ करता था, लेकिन आज के टाइम पर क्या है बच्चों वहाँ पर? आप देखिए इस तरह से मिजोरम भी है, वहाँ पे क्या था? केवल और केवल फॉरेस्ट था, लेकिन आज के टाइम पे वहाँ पर क्या है? वहाँ पे आप देखिए घनी आबादी है, लोग रहना शुरू कर दिए हैं, और जब लोग रहना शुरू कर दिए तो वहाँ पर जो भी फ्लोरा फाना की स्पीसीज थी वो बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो चुकी हैं। तो ये एक बहुत बड़ी वजह है ओवर पॉपुलेशन, ठीक है। तो ये भी आप समझ सकते हैं कि एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन में ओवर पॉपुलेशन का भी एक बहुत बड़ा हाथ माना जा सकता है, ठीक है। देखिए अब देखिए यहाँ पे कह रहा है, हाउ एवर एन एवरेज अमेरिकन कंज्यूम 40 टाइम मोर रिसोर्सेज दैन एन एवरेज सोमालियन। देखिए एक अमेरिका की बात करें तो एक अमेरिकन, अकेले एक अमेरिकन 40% ज़्यादा जो है रिसोर्स का कंजप्शन करता है एक सोमालियन से। सोमालियन एक कंट्री है, वहाँ सोमालिया कंट्री है, वहाँ के लोगों से 40 गुना ज़्यादा एक अमेरिका अकेले करता है, ठीक है। इसी तरह से देखिए बच्चों, रिचेस्ट 5% ऑफ इंडियन सोसाइटी, इसी तरह से अगर भारत का कोई अमीर व्यक्ति है तो वो गरीब से 25 गुना ज़्यादा जो है
क्या करेगा, यूज करेगा नेचुरल रिसोर्स का। एक अमीर व्यक्ति यानी एक रिच पर्सन जो होगा बच्चों ना, एक रिच पर्सन जो होगा एक पुअर पर्सन से 25 गुना ज़्यादा, 25 मोर टाइम्स ज़्यादा जो है क्या करेगा बच्चों, कंज्यूम करेगा क्या, रिसोर्सेज का। तो ऐसे में ये भी एक वजह है कि जो जितना ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ेगी, जितना ज़्यादा डेवलप करेंगे लोग, उतना ही ज़्यादा हम नेचुरल रिसोर्स को यूज़ करना शुरू कर देंगे। ठीक है, जो पुअर पर्सन होता है वो एडजस्ट कर लेता है बच्चों, वो क्या करता, कंप्रोमाइज़ कर लेता है चीज़ों के साथ। लेकिन जिसके पास पैसा होता है, रिच पर्सन होता है, प्रॉस्परस होता है, वो चीज़ों को क्या करता है, रिसोर्सेज को और ज़्यादा यूज करने की कोशिश करता है, जिससे डिग्रेडेशन होना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो बच्चों अब देखिए, द क्वेश्चन इज हु इज़ कंज्यूमिंग व्हाट, फ्रॉम वेयर एंड हाउ मच। क्वेश्चन है कि कौन क्या कंज्यूम कर रहा है, कहाँ से कंज्यूम कर रहा है और कितना कंज्यूम कर रहा है। देखिए बच्चों, डू यू नो में अगर आप देखें, डू यू नो डैट ओवर हाफ ऑफ इंडियाज नेचुरल फॉरेस्ट आर गोन। भारत के लगभग आधे से भी ज़्यादा, ठीक है, नेचुरल जो फॉरेस्ट हैं, जो जंगल थे बच्चों, जो अपने आप पनपे थे, वो ख़त्म हो चुके हैं। 1/3 ऑफ इट्स वेटलैंड्स ड्रेन्ड आउट। इसके जो वेटलैंड थे, जहाँ पर नमी रहती थी, नमी वाली जगह जो थी, वो लगभग जो है 1/3 हिस्सा सूख चुका है। 70% ऑफ इट्स सरफेस वाटर बॉडीज पॉल्यूटेड। 70% जो जंगल, जो हमारे बच्चों इंडिया का जो नेचुरल फॉरेस्ट था, उसका 70% जो वाटर बॉडी था वो पॉल्यूशन के शिकार हो चुका है। ठीक है, उसके अलावा 40% मैंग्रोव्स मैंने आपको पहले वीडियो में बताए थे, जो नदियों के किनारे किनारे उगने वाले पेड़ होते हैं, जिनकी शाखाएं, जिनकी जड़ें नीचे तक जाती हैं ज़मीन के पानी के नीचे, वो क्या है, वो बिल्कुल हंट कर लिए गए, उनको लोगों ने अपना शिकार बना लिया। इस तरह से एनिमल्स के साथ भी यही चीज़ें हुआ है। तो ये कहीं ना कहीं बच्चों आप देख पा रहे हैं, ये सारी वजह है जिससे एक्सटेंट होते जा रहे हैं, चाहे वो प्लांट्स हो, एनिमल्स हो, ट्रीज़ हो, नेचुरल वेजिटेशन हो, कुछ भी हो, एक्सटेंट होने की यही वजह है कि हम उनका अपने लिए यूज, अपने फ़ायदे के लिए करते जा रहे हैं और उनको हम ध्यान में नहीं लेकर आते हैं। ठीक है, तो इस तरह का आप समझ सकते हैं कि क्या वजह रही है। ठीक है, चलिए बच्चों, ये चीज़ें और भी अब देखिए, सीधे हम लोग यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे। अब सीधे आप आएंगे, इंपॉर्टेंट फैक्टर है कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ इन इंडिया। अब देखिए, अब चूंकि आप जानते हैं कि फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ, चाहे फ्लोरा चाहे फाना, चाहे एनिमल्स हो, चाहे प्लांट्स हो, ट्रीज हो, लगातार उनका क्या होता जा रहा है, डिग्रेडेशन होता जा रहा है, डिक्लाइन होता जा रहा है। तो डिक्लाइन होने की वजह से हमने क्या किया, कंजर्व करने का सोचा। हमने सोचा क्यों ना इनको हम सुरक्षित रखें, बचाएं। तो बच्चों इस केस में सबसे पहले क्या हुआ, देखिए इस केस में क्या हुआ, इस केस में बहुत सारे लोग आगे आए। लेकिन सबसे पहले क्या हुआ, 1960 और 70 में, ये फैक्ट आप रिमेंबर करेंगे, 1960 और 1970 में जो कंजर्वेशनिस्ट होते हैं, ये कौन होते हैं बच्चों, जो सुरक्षा रखते हैं, यानी ऐसे लोग जो एनवायरनमेंट के बारे में सोचते हैं। ठीक है, तो एनवायरमेंटलिस्ट जो होते हैं, उन्होंने क्या बोला, उन्होंने कहा कि कुछ जो है नेशनल वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन बनाया जाए। मतलब क्या किया जाए, जितने वन्य जीव हैं, जो जंगलों में रहने वाली चीज़ें हैं, रिसोर्सेज हैं, चाहे एनिमल्स हों चाहे फॉरेस्ट, उनके लिए कुछ ऐसा बनाया जाए कि उनको सुरक्षित रखा जाए, जहाँ पर इंसान ना पहुँच पाए, और अगर पहुँच पाए तो उसको कुछ छू भी ना पाए, यानी उसको नुकसान ना पहुँचा पाए। तो इसके लिए डिमांड हुआ, और इस एक्ट को, अब देखिए बच्चों इंपॉर्टेंट है, द इंडियन वाइल्ड लाइफ एक्ट वाज इम्प्लीमेंटेड। बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप अंडरलाइन कीजिएगा कि इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ये कब इम्प्लीमेंट हुआ था, 1972 में हुआ था। क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि इंडियन वाइल्ड लाइफ एक्ट, व्हेन वाज इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट इम्प्लीमेंटेड। तो द आंसर विल बी 1972। 1972 में इसको इम्प्लीमेंट कर दिया गया था, नहीं लागू कर दिया गया था कि हाँ ठीक है, आज से सुरक्षित तरीके से इनके लिए रिजर्व बनाए जाएंगे, जहाँ पर इनको रखा जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से बहुत सारे बच्चों जो है रिजर्व खुलना शुरू हुए। चलिए उन रिजर्व्स को एक एक करके पढ़ लेते हैं। कुछ सेंट्रल लेवल पे हुए, कुछ बच्चों यानी नेशनल लेवल पे हुए, कुछ आपके जो है स्टेट लेवल पे होते हैं। तो देखिए बच्चों, चलिए उनको पढ़ना शुरू करेंगे हम लोग। देखिए यहाँ पे आप एक देख पा रहे होंगे, एक राइनो को देख पा रहे होंगे, वन हॉर्न राइनो। ये बहुत ही रेयर स्पीसीज़ है, यानी कि ये भी अब क्या है, इंडेंजर्ड स्पीसीज़ में से है। ठीक है, उसके अलावा आप देखिए यहाँ पे कुछ और चीज़ें हैं। तो काजीरंगा नेशनल पार्क है ना, ये आपको मैंने पढ़ाया है। देखिए बच्चों, अब यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जो बिल्कुल इंडेंजर्ड है, जैसे कि वन हॉर्न डायनासोर्स हैं, कश्मीर स्टैग है, हैंगुल है, 3 टाइप्स ऑफ क्रोकोडाइल, फ्रेश क्रोकोडाइल, साल्ट वाटर क्रोकोडाइल, घड़ियाल, ये सारे क्या हैं, एशियाटिक लायन। ठीक है, और बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे इंडियन एलिफेंट, ब्लैक बग, ये सारी चीज़ें क्या है बच्चों, ये ख़त्म होती जा रही हैं। इंडियन बस्टर्ड, गोडवा जिसे बोलते हैं, गोडामा, ये सारी चीज़ें क्या हैं, लेपर्ड वगैरह, एक होता है स्नो लेपर्ड, ठीक है, बर्फ़ में रहने वाला तेंदुआ, ये सारी चीज़ें बिल्कुल पूरी तरह से बच्चों बहुत ज़्यादा थ्रेटेंड स्पीसीज़ हैं, यानी ख़त्म होने के कगार पर पहुँच चुकी हैं। तो इनको बचाने के लिए भारत ने, देश ने क्या किया, हमारे कंट्री ने क्या किया, रिजर्व जो है
यानी कि कंजर्वेशन करने का सोचा। और उस एक्ट को कब इम्प्लीमेंट किया गया था, मैं फिर से आपको रिकॉल करा देता हूँ, 1972 में इसको इम्प्लीमेंट कर दिया गया था। ठीक है, कि हाँ इसके लिए जो है रिजर्व बनाए जाएंगे। और आखिरकार देखिए बच्चों, प्रोजेक्ट टाइगर बनाया गया। क्या बनाया गया? प्रोजेक्ट टाइगर। बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। आपसे पूछता है कि प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई थी बच्चों। ठीक है, तो देखिए इन 1973, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इन 1973 1973 में जो अथॉरिटीज़ थी उन्होंने इस बात को रियलाइज़ किया कि जो टाइगर की पॉपुलेशन है बच्चों, वो जो है एक टाइम पे 55,000 थी। टाइगर की स्पीसीज जो थी 55,000 थी, और घटकर क्या हो गया बच्चों, वो 1827, यानी लगभग 1827 बच गई। कहाँ 55,000 और कहाँ लगभग 2,000 के आसपास आ गई। इतना ज़्यादा कम हो गई थी टाइगर की स्पीसीज बच्चों। तो इसके बारे में लोग काफ़ी ज़्यादा केयरफुल हो गए। उन्होंने कहा हम टाइगर जो है हमारी धरोहर है, हमारे देश में पाए जाने वाला एक बहुत बड़ा, एक समझ लीजिए एक रिसोर्स है, उसको कैसे हम लोग ख़त्म कर सकते हैं। ठीक है, तो एक पहचान है हमारे देश की। तो उन्होंने क्या किया, सबसे पहले तो इसको एक नेशनल एनिमल बनाया, क्योंकि इससे पहले लायन नेशनल एनिमल था हमारा। फिर टाइगर को बनाया और टाइगर के लिए रिजर्व इन्होंने यूज़ कर दिया। इनके लिए इन्होंने हैबिटेट्स बनाने शुरू कर दिए। ठीक है, इन पे ट्रेड पे रोक लगा दी, इन पे हंटिंग पे रोक लगा दी, पोचिंग पे रोक लगा दी इनके लिए। ठीक है, इनके लिए वो एनवायरनमेंट क्रिएट कर दिया गया। तो बहुत कुछ किया गया प्रोजेक्ट के लिए। ठीक है, तो इस प्रोजेक्ट के लिए बहुत कुछ किया गया। और ये कब लॉन्च हुआ था बच्चों, टाइगर जो प्रोजेक्ट टाइगर है कब लॉन्च हुआ था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप याद रखेंगे। प्रोजेक्ट टाइगर वाज लॉन्च्ड इन 1973, 1973 में इसको लॉन्च किया गया था। और इसका फ़ायदा कब मिला बच्चों, इसका फ़ायदा तब मिला जब 1873 से सीधे 4002 पहुंच गई इसकी आबादी। यानी आबादी में इसकी बढ़ोतरी देखने को मिली, इंक्रीमेंट देखने को मिला। इसकी जो पॉपुलेशन थी टाइगर की वो बढ़ती हुई दिखाई पड़ी। ठीक है, देखिए बच्चों किस तरह से बढ़ा। ठीक है, 1985 में 4,000 हो गया, और लगभग बढ़कर फिर वही चीज़ 4 सालों बाद 300 प्रजातियाँ और बढ़ गई। ठीक है, एंड इन 1993 और 1993 में बच्चों क्या हुआ, टाइगर हैड, देखिए टाइगर हैड ड्रॉप टू 36। लेकिन बच्चों उसके बाद क्या हुआ, कुछ ही सालों बाद टाइगर की प्रजाति फिर से ड्रॉप हो गई, कम हो गई। ठीक है, देयर वर 39 टाइगर रिजर्व इन इंडिया। एक टाइम पे 39 टाइगर रिजर्व भारत में थे, कवरिंग ऑन एरिया ऑफ 32,137 14 स्क्वायर किलोमीटर। लगभग 32,137 स्क्वायर किलोमीटर को कवर करते थे। इंपॉर्टेंट फैक्टर है, सारे फैक्टर आप याद रखेंगे। आपसे पूछेगा कि जब 39 टाइगर रिजर्व इंडिया में थे तो कितना ज़्यादा स्क्वायर किलोमीटर एरिया कवर करते थे, ये आप क्वेश्चन याद रखिएगा। ठीक है, अब देखिए टाइगर कंजर्वेशन हैज़ बीन viewed not only as an effort to save an endangered species but with equal importance as a mean of preserving biotypes of sizable magnitude। देखिए जो टाइगर कंजर्वेशन था वो केवल एक एनिमल, किसी खत्म हो रहे एनिमल को बचाने की प्रक्रिया ही नहीं थी, कोशिश ही नहीं थी, बल्कि हमारे जो बायोडाइवर्सिटी है उसको बचाने की एक बहुत अहम भूमिका निभाई थी टाइगर, प्रोजेक्ट टाइगर ने। ठीक है बच्चों, देखिए कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में हो, ठीक है, सुंदरबन नेशनल पार्क वेस्ट बंगाल। ये आप याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछता है आपसे कि कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ है, उत्तराखंड में है बच्चों। ये मैंने आपको पहले भी जीके में पढ़ाया हुआ है। ठीक है, कॉर्बेट नेशनल पार्क जो कि हमारे कंट्री का पहला नेशनल पार्क था, जिसे हेले नेशनल पार्क बोलते थे, और बाद में ये कॉर्बेट नेशनल पार्क बना। कहाँ पर है, उत्तराखंड में है बच्चों। ठीक है, सुंदरबन नेशनल पार्क जो कि वेस्ट बंगाल में है। देखिए बच्चों आपका फिर ये देखिए आप ये, ठीक है, बंधावागढ़ नेशनल पार्क जो कि मध्य प्रदेश में है। सरिस्का वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो कि राजस्थान में है। मानस टाइगर रिजर्व असम में है। उसके बाद पेरियार टाइगर रिजर्व केरला में है। ये सारे क्या हैं, टाइगर रिजर्व हैं। यहाँ पर जो है बच्चों टाइगर यानी बाघों के लिए सुरक्षित जगह प्रदान की गई है, और इनको उस तरह का एनवायरनमेंट दिया गया है जहाँ पर ये आसानी से रह सकें और अपनी पॉपुलेशन ग्रो कर सकें। ठीक है, तो आई होप कि ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। टाइगर प्रोजेक्ट टाइगर के बारे में आप ज़रूर पढ़ लीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है बच्चों। ठीक है, स्पेशली कब लॉन्च हुआ था ये तो बहुत बार पूछा गया है। देखिए बच्चों और भी चीज़ें हैं। द कंजर्वेशन प्रोजेक्ट आर नाउ फोकसिंग। अब पहले तो केवल टाइगर पे फोकस किया गया, उसके अलावा धीरे धीरे इन्होंने क्या किया, फ्लोरा के साथ साथ फाना के साथ साथ फ्लोरा भी फोकस करना शुरू कर दिया इन्होंने। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर केवल टाइगर ही नहीं, उसके अलावा और भी रेयर स्पीसीज को इन्होंने सोचा। जैसे राइनो के लिए, वन हॉर्न राइनो के लिए इन्होंने क्या किया, इन्होंने बच्चों काजीरंगा जो कि असम में है, उसके लिए इन्होंने ओपन कर दिया, ताकि वन हॉर्न राइनो जिसकी आबादी बहुत कम बची थी उसको भी इन्होंने क्या किया, आबादी को बढ़ाने के लिए इन्होंने एक रिजर्व बनाया।
देखिए बच्चों, द कंजर्वेशन प्रोजेक्ट आर नाउ फोकसिंग ऑन बायोडाइवर्सिटी रेदर देन अ फ्यू कंपोनेंट। अब केवल एक चीज़ से नहीं बल्कि कई चीज़ों पर फोकस करना शुरू कर दिया इन्होंने। अब देखिए बहुत बहुत सारी चीज़ें हो गई हैं, जैसे कि देखिए बच्चों एक एक्ट आया था अंडरलाइन वाइल्ड एक्ट ऑफ 1980। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, देखिए अंडर वाइल्ड लाइफ एक्ट ऑफ 1983 एंड 1986। एक 1980 में एक वाइल्ड लाइफ एक्ट आया था और 1986 में एक वाइल्ड लाइफ एक्ट आया था। इसके मुताबिक क्या हुआ बच्चों, सेवरल हंड्रेड बटरफ्लाइज, देखिए बहुत सारी जो है बटरफ्लाइज हो गई, मॉथ्स हैं, बीटल्स हैं और कई तरह के ड्रैगन फ्लाई हैं, इनको भी प्रोजेक्ट स्पीसीज में ऐड कर दिया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, आपसे पूछ सकता है कि 1980 का जो वाइल्ड लाइफ एक्ट था या 1986 का जो वाइल्ड लाइफ एक्ट था, उसके अकॉर्डिंग किसको किसको किस स्पीसीज को ऐड किया गया है। तो आप देख सकते हैं कि बहुत सारे बटरफ्लाइज को, मॉथ्स को, बीटल्स को, ड्रैगन फ्लाइज को इस लिस्ट में ऐड कर दिया गया है। इन 1991 1991 में पहली बार कोई प्लांट इसमें ऐड किया गया था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, आपसे पूछेगा पहली बार, फॉर द फर्स्ट टाइम व्हेन हैड एनी प्लांट बीन एडेड इन द लिस्ट। ओके, तो आप बता सकते हैं कि भैया पहली बार 1991 में इसको ऐड किया गया था, ठीक है ना। तो इस चीज़ को आप याद रखेंगे कि पहली बार 1991 में ये ऐड किया गया था और 1980 और 1986 के एक्ट के अकॉर्डिंग जो है बच्चों बटरफ्लाई, मॉथ्स, बीटल इन सबको ऐड किया गया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आप याद रखेंगे। जितने भी रिजर्व हैं उनको आप ज़रूर याद रखेंगे बच्चों, ठीक है। बाकी बच्चों हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे, क्या जानेंगे, देखिए बच्चों यहाँ पे एक पेपर है, ये घड़ियाल के बारे में दिया गया है। घड़ियाल आप जानते हैं, घड़ियाल ये होता है एक तरीके का ये क्रोकोडाइल है जो कि हमारे स्पेशली गंगा नदियों में पाया जाता है। तो ये क्या हुआ, ये भी ब्रिंक यानी खतरे के निशान पे है। इसको हम लोग नेक्स्ट आगे पढ़ेंगे। अब बच्चों अगले हम लोग पढ़ेंगे आगे कि फॉरेस्ट को किस किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया गया, बांटा गया है, किन किन आधार पर इनको डिवाइड कर दिया गया है, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में और वो हमारा लास्ट वीडियो होगा प्रोबेबली। सो स्टूडेंट्स दैट इज़ इट फॉर टुडे। अगर कोई आपको डाउट है, कुछ पूछना है, तो आप लोग व्हाट्सएप पे मुझे टेक्स्ट करिएगा, मैं एक लाइव क्लास आपके लिए अरेंज कर दूंगा। या फिर अगर थोड़ी प्रॉब्लम होगी तो मैं आपको वैसे ही समझा दूंगा ग्रुप पे। ओके स्टूडेंट्स, सो हैव अ गुड डे अहेड, थैंक यू सो मच। आप अपना वर्क कंप्लीट कर लीजिएगा, आपको अभी कैंपस एप्लीकेशन पे अपलोड कर दिया जाएगा। सो हैव अ गुड डे अहेड, थैंक यू सो मच। वन मोर थिंग बच्चों, होमवर्क क्या है आपके लिए, होमवर्क ये है कि आपको यहाँ से कम 50 फैक्ट्स, 51 लाइनर फैक्ट्स जो हैं उनको आपको राइट करने हैं। अभी फिलहाल रफ कॉपी में करके मुझे सेंड कीजिएगा। ये आपका होमवर्क है 50+, जितना चीज़ मैंने आज आपको वीडियो बनाई है वहाँ से 50+ कम से कम आप फैक्ट्स आप अवेलेबल कराइए अपने रफ कॉपी में। उसके बाद अगर मुझे अच्छा लगेगा तो मैं वो आपको जिसका भी सबसे बेटर रहेगा उसको मैं बोल दूंगा, उसको मैं ग्रुप में अपलोड कर दूंगा और बोल दूंगा सब लोग यही राइट कर लीजिए, ठीक है। तो 50+ फैक्ट्स आपको कलेक्ट करना है। जो मैंने वीडियो पढ़ाई, यहाँ से जितनी चीज़ें आपको पढ़ाई वहाँ से 50+ ऐसे फैक्ट्स आप लोग सर्च कीजिएगा जो वेरी इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। एग्जाम में पूछे जा सकते हैं या फिर आपको लगता है कि नॉलेजेबल है, तो आप वहाँ से, वैसे तो मैंने आपको समझा दिया कि क्या क्या इंपॉर्टेंट है, क्या क्या नॉलेजेबल है और क्या क्या आपको पता होना चाहिए, लेकिन फिर भी आप अपनी तरफ से 50+ फैक्ट्स जो है बच्चों आप सर्च कीजिए और उसको आप रफ कॉपी में राइट कीजिए और मुझे दीजिए, फिर मैं उसको ग्रुप पे आप जो है सेंड कर दूंगा। ऑलराइट, सो दैट इज़ योर होमवर्क फॉर टुडे। हैव अ गुड डे अहेड स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच।